छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा और 7 मई को छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से चुनाव संपन्न हो गए सभी 11 सीटों पर। और चुनाव संपन्न होने के बाद अब चर्चा ये है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के नतीजे किस तरह से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने में कामयाब हो पा रही है और कांग्रेस किस तरीके से अपने साख बचाने की जद्दोजहद जो चल रही है उसमें कहीं वो सफल हो पा रही है या नहीं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की 11 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं, आखिर उन 11 सीटों की स्थिति क्या है। आखिर 11 सीटों में से कितनी सीटें, चूँकि मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। कोई तीसरी ताकत नहीं है जो मुकाबले में हो। ठीक है, वोट जरूर काटेंगे क्योंकि दर्जनों उम्मीदवार है एक लोकसभा क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे छत्तीसगढ़ समाज, तमाम जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, वो अपनी ताकत दिखा रही है और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। लेकिन मोटे तौर पे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। कोई तीसरी ताकत मुकाबले में हो ये कहीं दिख नहीं रहा है। अब बात कि 11 सीटों में से जीत किसकी हो रही है। देखिए, जीत की भविष्यवाणी करना जो है वो ज़रा कठिन है, लेकिन जो माहौल है उस माहौल के आधार पर एक निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है और एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। रिसर्च के तमाम मेथोडोलॉजी जो हैं, रिसर्च के जो तमाम तरीके हैं, वो तरीके भी एक अनुमान पर आधारित होती है, कुछ सैंपल पे आधारित होते हैं और चूंकि सैंपल अगर साइंटिफिक तरीके से लिए जाए तो उसके परिणाम करीब करीब जो परिणाम होते हैं उसके करीब ही आते हैं। तो जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, और ख़ास बात है कि मैं छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर गया हूं और वहां पर आम मतदाताओं से मैंने बातचीत की है। आपने देखा है हमारे वीडियो में कि हम अनकट बातचीत करते थे। कोई उसमें एडिटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती थी और उसके पीछे मूल कारण ये था कि कोई हमें ये न कह दे कि हम किसी एक राजनीतिक दल के तरफ से प्रायोजित कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा जो पूरे कैंपेन के दौरान आपने देखा, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो उसमें हम किसी मार्केट में, किसी सब्जी बाजार में, किसी बस स्टैंड पे और ऐसी स्थान पे जहाँ पर आम लोगों की मौजूदगी हो, जहाँ पर आम मतदाताओं की मौजूदगी हो, वहाँ पर हमने बातचीत की है और लगातार बातचीत की है। उसमें हर एक तरह के सैंपल कलेक्ट हो जाते हैं, हर एक राजनीतिक दल के समर्थक उसमें मिल जाते हैं। आम मतदाता में किसका रुझान क्या है ये पता चल जाता है और इसमें बायसनेस की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद भी कई लोग आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमारी जो मंशा है वो बहुत साफ थी और आपने उस वीडियो में देखा है। चूँकि अनकट वीडियो है इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें एडिट करके कोई चीज़, और दूसरी बात ये है कि हमने कहीं पर भीड़ इकट्ठी नहीं की थी। जो नेचुरल लोग आते गए उन लोगों से हमने बातचीत की और उस आधार पे मैं आज विश्लेषण करूंगा कि हमारा टोटल फीडबैक आपने अलग अलग, संभव है कि सभी 11 जगह के वीडियो आपने नहीं देखे होंगे, तो मैं उसके आधार पर एक छोटा छोटा आपको बताने की कोशिश करूंगा, कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या माहौल है। सबसे पहले चरण में जो चुनाव हुए थे बस्तर लोकसभा सीट के, बस्तर लोकसभा सीट पे
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कवासी लखमा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप से है। वहाँ की चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बस्तर पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कैंपेन भी संभव नहीं था और नहीं हो पाया, वहाँ तक जो है उम्मीदवार नहीं पहुँच पाए। लेकिन इस सब के बीच वहाँ दो चीज़ समझने की ज़रूरत है। मोटे तौर पे कवासी लखमा को माओवादियों का सिंपैथेसाइजर माना जाता रहा है और इसके ठोस कारण इसलिए भी हैं कि माओवादियों ने जीरम घाटी में जब तमाम लोगों को बहुत बेरहमी से, बहुत बुरी तरीके से, बहुत विभत्स तरीके से मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं कवासी लखमा को पकड़ने के बाद भी उसको छोड़ दिया, उसको आज़ाद कर दिया। तो एक प्रमाण था कि माओवादियों के प्रति जो उनकी सिंपैथी है उसका लाभ उनको वहाँ पर जीरम घाटी की घटना में मिला था। दूसरी बात यह है कि वो सुकमा से आते हैं, सुकमा के अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनका गांव है और सुकमा के बहुत ही अंदर तक वो चले जाते हैं, लोगों से मेल मुलाकात करते हैं और लगातार उनकी आवाजाही बनी रहती है और उनको आज तक माओवादियों ने उस तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और जाहिर सी बात है कि इसके पीछे मूल जो मसला है वो यही है कि वो उसके सिंपैथेसाइजर थे और सुकमा से लगातार वो जीतते आए हैं। तो वहाँ जो मुकाबला है, दूसरी तरफ आप देखिए कौन है, महेश कश्यप। महेश कश्यप की स्थिति क्या है? महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हैं और युवा चेहरे के साथ साथ माओवादियों की खिलाफत करने वाले और साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ पूरे बस्तर में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले युवा चेहरा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दिग्गजों को किनारे करके उनको टिकट दिया। वो लगातार पिछले 5 साल 7 साल से वो लगातार धर्मांतरण के खिलाफ पूरे बस्तर में आंदोलन का एक मुखर चेहरा रहे हैं। तो इस दोनों चीज़ों में आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो समीकरण है उसको आप समझेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वोट ऑफ परसेंटेज जो आया है उसको भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बस्तर के जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में जो वोट ऑफ परसेंटेज हुए हैं उसको भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि आखिर किस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं। देखिए, जो बस्तर में वोट हुआ और उसका वोट ऑफ परसेंटेज है उसमें शहरी आबादी की तुलना में ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र हैं जो वहाँ पर मतदान का प्रतिशत कम रहा है। चाहे आप सुकमा की बात कर लें, चाहे आप बीजापुर की बात कर लें, चाहे आप दंतेवाड़ा की बात कर लें, यहाँ पर तुलनात्मक रूप से जैसे जगदलपुर है, जैसे चित्रकूट है, जैसे कोंडागांव है, इनकी तुलना में नारायणपुर भी आप ले लीजिए, इनकी तुलना में जो बस्तर के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा ऐसे क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है। इन विधानसभा क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है और माओवादियों के प्रभाव का क्षेत्र है और ऐसा माना जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इन्हीं क्षेत्रों से ज़्यादा लीड मिलती रही है हमेशा से, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। इसके अलग अलग कारण हैं, उन कारणों पर अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन चाहे वो सिंपैथी की वजह से हो, चाहे अन्य तमाम कारण हो, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा लीड मिलती रही है और कांग्रेस पार्टी वहाँ से आगे आती रही है, वहाँ से जीतती भी रही है विधानसभा चुनावों में। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वहाँ का वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो कम है और काफ़ी कम है। तो इसका असर क्या होगा, इसको देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पिछड़ती है तो जाहिर सी बात है नतीजे क्या होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ महेश कश्यप बीजेपी के उम्मीदवार,
जगदलपुर, बस्तर, इसके अलावा आप बात कर ले चित्रकूट की, बात कर ले कोंडागांव की, बात कर ले नारायणपुर की, ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। और चूंकि तुलनात्मक रूप से वहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए ये माना जा सकता है कि इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अच्छी लीड करेगी। और जाहिर सी बात है, जब अच्छी लीड करेगी तो जीत जो ज़्यादा लीड करेगा, जाहिर सी बात है, उसकी होगी। इन सब के बीच ये तो मैंने एक वोट ऑफ परसेंटेज का जो पैटर्न है और उसके जो नतीजे आते रहे हैं उसको मैंने बताने की कोशिश की है। दूसरी बात ये है कि वहाँ के, जब हम वहाँ जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो आम जनमानस में क्या किस तरह की स्थिति थी। देखिए, जो दूरस्थ नक्सल प्रभावित और ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर माओवाद प्रभावित जो इलाके हैं, जो माओवादियों के प्रभाव में जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल है। क्योंकि उनको पता है कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से सांसद जीत जाते हैं, तो माओवादियों के लिए बड़ा खतरा होगा। माओवादियों के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है उसमें और ज़्यादा तेजी आएगी और माओवादियों का जो क्षेत्र है वो सिमटेगा, उनको पीछे लौटना पड़ेगा। एक बड़ी वजह है। इसलिए माओवादियों के जो प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर माओवादियों का प्रभाव है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ज़्यादा वोट आए, ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है। लेकिन माओवाद प्रभावित क्षेत्र से बाहर जहाँ निकलते हैं, जैसे ही आप निकलते हैं, तो मैंने महसूस किया है कि चाहे वो ग्रामीण तबका हो, चाहे वो शहरी तबका हो, सब में अगर बहुत अंदर तक ना जाए, जहाँ तक मीडिया की पहुँच है, जहाँ तक लोगों की पहुँच है, बस्तर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं लोकसभा क्षेत्र के जहाँ पर मीडिया की भी पहुँच नहीं है, जहाँ पर संचार माध्यमों की भी पहुँच नहीं है, जहाँ पर लोगों की आवाजाही भी कम है। मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ की जहाँ पर मीडिया की भी मौजूदगी है, जहाँ पर संचार माध्यमों की मौजूदगी है, जहाँ पर लोगों की आवाजाही है, वहाँ पर। तो वहाँ तक मोदी पहुँचे हैं। वहाँ तक कई जगह मोदी नहीं पहुँचे हैं तो रमन सिंह की छवि वहाँ पर है। रमन सिंह पहुँचे हुए हैं, रमन सिंह का चेहरा लोगों को याद है। और जो चावल विशेष तौर पर ग्रामीणों को दिया जा रहा है, हालांकि ये 5 किलो चावल बीजेपी की तरफ से फ्री दी जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन छत्तीसगढ़ में बरसों से डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल से छत्तीसगढ़ के लोगों को, गरीब परिवारों को 30 किलो चावल दिया जाता रहा है और 1 रुपये के दाम पे दिया जाता रहा है। उनको चना दिया जाता रहा है, गुड़ दिया जाता रहा है, नमक दिया जाता रहा है, और वो कंटिन्यू पिछली कांग्रेस सरकार में भी हुई। लेकिन ये जानना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि वो जो पूरा चावल मिल रहा है, वो जो पूरे उनको लाभ मिल रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही तरीके के साथ लोगों के जनमानस में ये भर दिया है कि ये मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बावजूद आप इसको लोगों से पूछेंगे कि भैया चावल जो मिल रहा है, तो उसके लिए वो मोदी को मानते हैं कि मोदी जी के माध्यम से चावल मिल रहा है। तो एक बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि अभी मौजूदा सरकार ने मोदी की गारंटी जो पिछली बार थी, उस गारंटी के तहत जो मातृत्व वंदन योजना लागू की गई है, उस मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को और जितने भी लोग हैं उन सब को, जो महिलाएं हैं, उनके खाते में 1,000 रुपया पिछले 3 महीने में पहुंचा है। तो इसका व्यापक असर गांव में देखने को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको पहुंचाया भी है, उसको भुनाने की कोशिश भी की है
और मेरा अपना आकलन है, लोगों से बातचीत के आधार पर, तमाम लोगों से फीडबैक के आधार पर, कि ये दो प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं। इसके अलावा तमाम बातें हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात कैंपेन में की गई, 10 साल की उपलब्धियों की बात, उसके बाद यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार की, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की बात की गई। लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपको कहना ये चाहूँगा कि इस सब के बावजूद जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुफ्त में चावल दिया जा रहा है, ये बहुत इफ़ेक्टिव मुद्दा है। मातृत्व वंदन बहुत इफ़ेक्टिव मुद्दा है। इसके अलावे राम मंदिर, जो विशेष तौर पर हिंदू वोटर्स है, उसको बहुत ज़्यादा अपील किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट भी किया है कि अगर राम मंदिर बना है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से बनी है, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की वजह से बना है, मोदी की इच्छा शक्ति की वजह से बना है। तो उससे एक बड़ा तबका जो है हिंदू आबादी का वोटर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उसका काफ़ी असर है पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में भी। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो महालक्ष्मी योजना पेश की गई, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की गई, इसका असर आपको कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कांग्रेस जहां जहां इसको पहुंचा पाई है, सब जगह नहीं, क्योंकि कांग्रेस उसको पहुंचाने में सफल नहीं हो पाई है, लेकिन जहां पहुंचाई है वहां इसका असर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और हमने तमाम लोगों से बातचीत की और लोग बड़े खुल करके इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि राम मंदिर अगर बना है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति की देन है, मोदी सरकार की जो पूरी कोशिश है उसकी देन है। और इसके आधार पर लोग मोदी को चाहते हैं, मोदी को चाहने वाले लोग हैं, मोदी को पसंद करने वाले लोग हैं। और यही वजह है कि हालांकि बस्तर में कई सारे मुद्दे थे। आप एनएमडीसी के स्टील प्लांट है उसके निजीकरण का मसला हो, बैलाडीला के खदान और सुकमा में जो एक डुबान क्षेत्र आ रहा है डैम बनने की वजह से, वो और भी कई सारे मुद्दे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जितने प्रभावी तरीके से कांग्रेस उसको वहाँ पर उठा सकती थी और लोगों के बीच पहुँचा सकती थी, शायद वो उसमें कुछ कमी रह गई। और यही वजह है कि मुझे एक पत्रकार के तौर पे महसूस हुआ कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एज भारतीय जनता पार्टी का है, माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पत्रकार के तौर पर मैंने देखने की कोशिश की है, मुझे दिखी है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं, विजन है, उनका अपना एक रोड मैप है आगे डेवलपमेंट का, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत सारे इलाके में मोदी का चेहरा तो है ही, मोदी के एजेंडे तो है ही, मोदी की गारंटी तो है ही, लेकिन हिंदुत्व के एक चेहरे के रूप में, धर्मांतरण विरोधी एक चेहरे के रूप में जिस तरीके से महेश कश्यप ने अपनी छवि निर्मित की है पिछले कुछ सालों में, उसका भी असर वहाँ पर कहीं कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। और अच्छी बम्पर वोटिंग भी हुई है। तो इस लिहाज से मुझे सारे समीकरण इस तरह से दिखते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विनिंग स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है अगर कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं हुई तो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी रिसर्च में, कोई भी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो अनुसंधान की अलग अलग विधियां हैं, जिसमें एक ऑब्जर्वेशन मेथड भी होता है, जिसको मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि,
जिसमें हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सीधा सीधा बातचीत करके, और उसके बाद एक आकलन आप तक प्रस्तुत करते हैं। तो मैं ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस्तर, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो हमने किया है बस्तर में ऑब्जर्वेशन, वो स्पष्ट करता है कि बस्तर से जो बस्तर पे कांग्रेस का कब्जा रहा है, और बस्तर में दीपक बैज अभी सांसद हैं, लेकिन इसके बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिल सकती है। महेश कश्यप वहाँ से सांसद बन सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि यही वहाँ का जनमानस कह रहा था, यही वहाँ का मूड कह रहा था। एक और कारण है जिसकी तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। दीपक बैज वहाँ से सांसद रहे हैं, युवा सांसद रहे हैं, और बीजेपी की लहर के बीच में बस्तर की जनता ने उनको चुन करके लोकसभा में भेजा था। लेकिन पिछले 5 साल में स्थिति ये हो गई, और वहाँ की स्थितियों का आकलन करके दीपक बैज बस्तर लोकसभा सीट छोड़ करके और कांकेर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। आखिर क्या वजह हो सकती है? अगर बस्तर कांग्रेस के लिए बहुत सुरक्षित और बहुत बेहतर सीट थी, तो आखिर दीपक बैज को कांकेर से टिकट मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? दरअसल दीपक बैज को पता चल गया था कि अभी पिछले 3-4 सालों में जो धर्मांतरण की स्थिति निर्मित हुई है बस्तर में, और उसके विरुद्ध जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आदिवासियों का संघर्ष रहा है, वो संघर्ष पूरे बस्तर में फैला हुआ है, पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में। और दीपक बैज को ये बहुत पता था, बहुत अच्छे से जानकारी थी कि इस लोकसभा चुनाव में लोग वो आक्रोश को अभिव्यक्त करेंगे, और आक्रोश को अभिव्यक्त करेंगे क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, सांसद कांग्रेस के थे, लेकिन बावजूद इसके धर्मांतरण रुक नहीं पा रहा था। नारायणपुर की घटना आप लोगों को याद है, जहाँ नारायणपुर में एसपी के ऊपर हमले हो गए थे, जहाँ पूरी प्रशासन के ऊपर हमले हो गए थे, और धर्मांतरण के विरुद्ध में आंदोलन करने वाले कई सारे लोगों को महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। आपको याद है? अगर नहीं याद है तो आप गूगल करके देख लीजिए कि नारायणपुर में क्या हुआ था। तो ये जो कारण था, उससे दीपक बैज को पहले ही अंदेशा हो गया था कि इस बार बस्तर से कांग्रेस के लिए सीट निकालना आसान नहीं है। यही वजह है कि वो बस्तर सीट छोड़ करके कांकेर से टिकट मांग रहे थे, कांकेर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हालांकि पार्टी ने उनको कांकेर से टिकट नहीं दिया और उनको चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन असलियत दीपक बैज जानते थे, असलियत कांग्रेस पार्टी भी जानती थी। और कवासी लखमा की बात की जाए तो कवासी लखमा भी जो है, कवासी लखमा अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो अपने बेटे हरीश कवासी के लिए टिकट मांगने दिल्ली गए थे और पूरे लाव लश्कर के साथ गए थे, दीपक बैज का विरोध करते हुए गए थे, और दीपक बैज के टिकट काटने के वो हिमायती थे और अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे। लेकिन हाईकमान ने कह दिया कि अगर चुनाव लड़ना है तो आप लड़िए, हरीश कवासी को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो हरीश कवासी के लिए टिकट नहीं मिली और कवासी लखमा को चुनाव लड़ना पड़ा। और आपको उनका वो चर्चित वक्तव्य भी याद होगा जिसमें कवासी लखमा कहते हैं कि मैं बेटे के लिए बहू लेने गया था लेकिन उनको मिल गया। तो ये जो बात है, दरअसल वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे। तो ये जो तमाम कारण हैं, और इन तमाम कारण में चूंकि सांसद का विरोध करके आप टिकट लेकर के आए हैं, तो सांसद की टीम आपके लिए काम करेगी, ये तो आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और यही हुआ भी हुआ। सांसद के साथ जो लोग थे, ठीक है, पार्टी अध्यक्ष हैं, वो लगे हुए थे, दिखा रहे थे,
कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखा रहे थे, लेकिन राजनीति में कई बार जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं। और यही स्थिति बस्तर में भी रही है। बस्तर में कांग्रेस को जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था उसमें कहीं कमी दिखी। और दूसरा, मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पर पिछले 5 साल में भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से धर्मांतरण की स्थितियां बस्तर में उत्पन्न हुई और उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, वहाँ के आदिवासी संगठनों ने जिस तरीके से संघर्ष किया और उस संघर्ष में सरकार की तरफ से जिस तरीके से उनको दमन का सामना करना पड़ा, उसके आक्रोश की अभिव्यक्ति भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक, मोदी का प्रभाव और हिंदुत्व के चेहरे के रूप में धर्मांतरण विरोधी जो पूरी सैलाब था उसके एक प्रमुख चेहरे के रूप में महेश कश्यप का अपना व्यक्तित्व है। उस सब को अगर मिला दे तो मुझे लगता है कि बस्तर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी मार्जिन से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर विजयश्री हो रही है और महेश कश्यप बस्तर के अगले सांसद होंगे दीपक बैज के बाद। इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। एक पत्रकार के तौर पे मैं आपको आंकड़े बताना नहीं चाहूँगा कि कितनी लीड होगी, लेकिन जीत उनकी बस्तर से सुनिश्चित है। मुझे एक पत्रकार के तौर पर और एक साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से देखने के बाद ये प्रतीत होता है। अगली बार किसी अन्य सीट को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और उस पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने अभिमत से ज़रूर रूबरू कराएं। अगली बार मैं फिर किसी अन्य विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। दूसरी लोकसभा सीटों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।